Students, it's a new day. I welcome you all. This is Rashmi Jain, your economics teacher. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 अर्थशास्त्र का सेकेंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का पार्ट 1। हमारे चारों ओर लोग कुछ न कुछ गतिविधियों या कार्यों में लगे रहते हैं। हम या तो वे किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या फिर सेवाओं का उत्पादन करते हैं। हम इन गतिविधियों या कार्यों को किस प्रकार समझें, तो हम इन आर्थिक कार्यों और गतिविधियों को कुछ समूहों में विभाजित कर देते हैं और इन समूहों को हम क्षेत्रक कहते हैं। तो अगर गतिविधियों के आधार पर विभाजित किया जाए तो इन आर्थिक कार्यों को हम 3 क्षेत्रकों में विभाजित करते हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को हम कृषि क्षेत्रक भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक को हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक, इसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्रक या प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। तो कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे मुख्यतः कृषि या फिर खेती करने के लिए या कृषि के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है वर्षा की, सूर्य के प्रकाश की, मिट्टी की। ये सारी चीजें हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन में मुख्यतः हम किस चीज का उत्पादन करते हैं? दूध, दही, मक्खन इत्यादि। इसमें मुख्यतः पशुओं की जैविक क्रियाएं और चारा आदि की आवश्यकता पड़ती है जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा खनिज, अयस्क आदि भी प्राकृतिक क्षेत्रक में, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। तो चूंकि प्राथमिक क्षेत्रक की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है, इसलिए हम इसे कृषि क्षेत्रक या एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्रक या सेकेंडरी सेक्टर की। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली या मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात इस क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो प्रकृति के द्वारा नहीं होता, डायरेक्ट प्राकृतिक तौर पर नहीं होता, बल्कि उन्हें निर्मित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कपास, जो हमने देखा कि प्राकृतिक क्षेत्र का उत्पादन है, लेकिन अगर उससे धागा और कपड़ा बनाया जाए तो वो द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन हो गया। दूसरा है गन्ना से चीनी या गुड़ बनाना। गन्ना जो है वो क्या है? वो प्राकृतिक क्षेत्र का उत्पादन है, मगर उससे चीनी या गुड़ बनाया जाए, उसे प्रोसेस करके उस मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली द्वारा चीनी या गुड़ बनाया गया तो वो हो गया द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन। तीसरा है मिट्टी से ईंट से भवनों का निर्माण करना। ये भी मिट्टी प्राकृतिक क्षेत्र में प्राप्त होता है, लेकिन उससे ईंट या भवनों का निर्माण किया जाता है, वो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि हो गई। अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन है, लेकिन फिर टोमेटो सॉस जो हम लोग खाते हैं वो फिर कैसे बना? वो उद्योग के जरिए बना, इसीलिए उसे औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन कहते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स से आपने देखा कि द्वितीयक क्षेत्र के जो उत्पादन होते हैं वो ज्यादातर उद्योगों से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर की। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन में मदद करती हैं। अर्थात ये क्षेत्र खुद उत्पादन नहीं करता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन में सहयोग देता है। फॉर एग्जाम्पल परिवहन। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संपादित करता है। दूसरा है भंडारण। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को स्टोरेज की फैसिलिटी देता है। तीसरा है बैंक लोन, यानी अगर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन किया जाए तो लोन की आवश्यकता पड़ती है, जो कहाँ से मिलती है? बैंकों से मिलती है, तो बैंक भी तृतीयक क्षेत्र में ही आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, लेकिन उत्पादन में सहयोग जरूर करती हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, मोची, नाई इत्यादि।
वर्तमान समय में और भी बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे कंप्यूटर हैं, इंटरनेट कैफे है, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सभी तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। तो ये जो क्षेत्रक है वो खुद वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों को वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इसीलिए इसे हम सेवा क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इन तीनों क्षेत्रकों की गतिविधियां, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों क्षेत्रकों की गतिविधियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों में काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। काफी अधिक मात्रा में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे होते हैं। अब हमें यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई और कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रक की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को हम कैसे मापते हैं। अब आप सोचेंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे होगी। ये तो असंभव कार्य है। जैसे कार, कील, फर्नीचर, कंप्यूटर, इतना चीज का उत्पादन होता है, तो इसका टोटल कैसे किया जाएगा, इसकी गणना कैसे होगी। तो अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी वास्तविक संख्या का टोटल करने की जगह, मतलब कितना टोटल उत्पादन हुआ, उसकी जगह उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर 5000 नारियल 10 रुपए प्रति नारियल पर बेचा गया, तो हम देखेंगे कि 50,000 रुपए के नारियल का उत्पादन हुआ। तो पहले तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और फिर उनका योगफल प्राप्त करते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि हम उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवाओं की गणना अलग अलग नहीं करते, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है जिसने किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलो गेहूं बेचा और फिर उस आटा मिल में गेहूं की पिसाई हुई और उस आटा मिल के मालिक ने एक बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति केजी आटा बेचा। अब वो जो बिस्किट कंपनी का मालिक है, वो उसमें चीनी और तेल आदि का उपयोग करके उसने बिस्किट के 4 पैकेट बनाए, जो कि कस्टमर को 60 रुपए यानी प्रति पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से कस्टमर को उपलब्ध कराई। मतलब बिस्किट जो है वो क्या है, वो अंतिम उत्पाद है। तो अब हम ये भी सोच सकते हैं कि हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों करें। दिए गए उदाहरण में गेहूं और आटा के मूल्य पहले से ही शामिल हैं। मतलब जब हम बिस्किट का उदाहरण दे रहे हैं तो गेहूं और आटा उसमें मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। तो जब हम बिस्किट के मूल्य की गणना करते हैं तो हम गेहूं और आटा का मूल्य उसमें शामिल होता है। अब अगर हम अलग से गेहूं और आटा के मूल्य की गणना करते हैं तो इसका मतलब गणना के वक्त हम बार बार उन चीजों की गणना करते हैं जो सही नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्य की गणना करते हैं। अब किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और उन तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी कहते हैं। भारत में जीडीपी के मापन का कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये मंत्रालय विभिन्न सरकारी विभागों से सूचनाएं एकत्र करती हैं और प्रत्येक वर्ष जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद जारी करती हैं। सामान्यतः विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र का महत्व सबसे ज्यादा था। प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कृषि प्रणाली परिवर्तित हुई, कृषि क्षेत्र समृद्ध हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई। तब जो लोग कृषि कार्य करते थे वो लोग कुछ और कार्य भी करने लगे। व्यापारियों और शिल्पियों की संख्या में वृद्धि हुई।
लोग परिवहन, प्रशासन, सैनिक आदि कार्यों में लगने लगे, कार्य करने लगे। लंबे समय, लगभग 100 वर्षों के अंतराल के बाद उनमें जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, जब विनिर्माण प्रणाली शुरू हुई, तब लोग क्या करने लगे? तो अब लोग कुछ कारखानों में काम करने लगे और तब कुल उत्पादन में द्वितीयक क्षेत्रक का महत्व बढ़ने लगा। फिर कुछ वर्षों बाद विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव होने लगा। अब सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अब हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भारत में तीनों क्षेत्रकों में कुल उत्पादन और कुल रोजगार कितना है? क्या विकसित देशों में बदलते समय के अनुसार जो पैटर्न में बदलाव आया है वो क्या भारत में भी आया है? अब हम इस तालिका को देखते हैं। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच, मतलब 40 वर्षों के अंतराल में इन तीनों क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। आप देख रहे हैं कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन में वृद्धि हुई, मगर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में। मतलब 2013-14 में तृतीय क्षेत्रक जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित कर सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभरा। अब हम देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। तो इसके कुछ कारण हैं। कुछ बुनियादी सेवाओं का विस्तार हुआ, जैसे हॉस्पिटल्स, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, नगर निगम, रक्षा, बीमा कंपनी, बैंक्स आदि का विस्तार हुआ। दूसरा, जब कृषि एवं उद्योगों का विकास हुआ तो परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का भी विकास होने लगा। तीसरा क्या हुआ? जब लोगों की आय बढ़ने लगी तो लोगों में कुछ मांगे शुरू हुई, जैसे कि रेस्टोरेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, पर्यटन, शॉपिंग इत्यादि की मांगे शुरू हुई, तो तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने लगा। फिर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आज की डेट में हम कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ सेवाओं से दूर नहीं रह सकते, तो ये सब टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, तो इसके चलते तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता गया। आप ये तालिका देख रहे हैं। इस तालिका में तीनों क्षेत्रकों के रोजगार की प्रतिशत हिस्सेदारी को प्रस्तुत किया गया है। अब आप 40 वर्षों, मतलब 1973-74 से 2013-14 तक में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? मतलब आपने देखा कि जिस प्रकार दोनों प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादन में वृद्धि हुई, उनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ा, लेकिन रोजगार का स्थानांतरण उसी प्रकार क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन दोनों क्षेत्रकों में पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन ही नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र को देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, मगर रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर देश के अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? तो देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रही है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1/4 है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में योगदान 1/4 है। जबकि हम देखें तो द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में 4/5 हिस्सा है। परंतु ये दोनों क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, ये दोनों क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि अगर हम कृषि क्षेत्र से कुछ लोगों को हटा दें तो भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जिसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी क्या है? कि जिसमें लोग नियोजित प्रतीत तो होते हैं,
ऐसा लगता है कि लोगों के पास रोजगार है, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई परिवर्तन या उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। इसे हम छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसके विपरीत खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? खुली बेरोजगारी वह परिस्थिति है जब एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर में काम करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता, तो उस परिस्थिति को हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। अब हम एक उदाहरण देखते हैं अल्प बेरोजगारी का। एक किसान है जिसका नाम है रामलाल, और वो उसके पास करीब 2 हेक्टेयर भूमि है, सिंचित भूमि है, जिसमें वो खेती करता है। वो प्रतिवर्ष ज्वार या बाजरे की खेती करता है और वो अपनी खेती के लिए पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है। उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, वे पांचों लोग उसी 2 हेक्टेयर भूमि में खेती करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि उनका श्रम प्रयास विभाजित है और उनको और कहीं पर और कोई रोजगार भी प्राप्त नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? देखने में यही लगेगा कि वे पांचों लोगों के पास रोजगार है, परंतु अगर उनमें से किन्हीं 2 को भी हटा दिया जाए या किसी एक को भी हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना उत्पादन प्रतिवर्ष होता है उतना ही उत्पादन होगा। तो इसे हम कौन सी स्थिति कहते हैं? अल्प बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, जैसे शहरी क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्रों में हम बहुत से अनियत श्रमिकों को देखते हैं जिन्हें काम नहीं मिलता। वे छोटे मोटे काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे पूरा दिन काम करते हैं लेकिन बहुत कम कमा पाते हैं। तो ये भी एक अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। तो भारत में रामलाल की तरह और भी लाखों किसान हैं जिन्हें हम कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अगर रोजगार प्रदान कर सकें तो कृषि क्षेत्र में कोई खास फर्क नहीं आएगा और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि होगी। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैप्टर के अगले पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।